अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है रिस्क एनालिसिस का टॉपिक है। और आप लोग बेटा बुक्स ले लो, अगर आप लोगों ने नहीं ली तो, बल्कि अभी तो अवेलेबल भी नहीं होंगे, नेट से में भी अवेलेबल हो आपको ये बुक तो। और काइंडली स्टडी पे ध्यान दो। आप लोग की ना टेंटेटिव डेट आ गई है, फाइनल एग्ज़ाम्स आप लोग के सितंबर में एक्सपेक्टेड हैं। और इंशाल्लाह सितंबर तक इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिस्क एनालिसिस का। रिस्क एनालिसिस को हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको थोड़ा सा डेप्थ में देखना पड़ेगा हमें। रिस्क एनालिसिस हमारे पास क्या होता है। रिस्क के नाम से हमें पता है कि रिस्क होता है चांसेस, ठीक है। किसी चीज़ का आप कितने % चांस हैं, आप रिस्क ले रहे हो किसी चीज़ का कि आपने इसमें कामयाबी होनी है नहीं होनी। एक है ना, तुक्का एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। आप तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का लगाने में तो सिर्फ हम ये करते हैं ना कि हम लोग वर्बली कह देते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन रिस्क आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है कि आप अपने वाकई ये डिसाइड कर रहे होते हो कि आपने ये काम करना है या नहीं करना। आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो, आप रिस्क ले रहे होते हो। अगर हम कोई डिग्री भी करते हैं, आप लोग BBA के स्टूडेंट हो तो आप लोग भी रिस्क ले रहे हो कि BSc करें या BBA करें। रिस्क ही है ना कि आप लोगों को नहीं पता कि आने वाले वक्त में आपका फ्यूचर किस चीज़ में ब्राइट होगा। लेकिन ये है कि आप लोग अल्लाह की तवक्कल या आप लोगों के इंफॉर्मेशन में जितनी नॉलेज होती है, आप उसके बिहाफ पे आप लोग अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हो, अपनी फील्ड डिसाइड करते हो, उस कैरियर में आप मूव ऑन कर जाते हो इस सोच के साथ कि ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग के लिए इंशाल्लाह ये लोग बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन बात फिर उधर ही है कि आपको हर चीज़ को समझ के पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, अपने साथ सिंसियर रहना है सबसे बड़ी बात। और अपने साथ सिंसियरिटी यही होती है कि आप अपनी स्टडी को टाइम दो, अपने साथ लॉयल रहो, अपने लिए काम करो। बटा रिस्क और अनसर्टेनिटी, एक तो रिस्क होता है कि आप खुद चांस ले रहे हो, तो एक अनसर्टेनिटी होता है कि आपके साथ खुद मिसहैप हो गया। जैसे लाइक आपका बिज़नेस था, उसमें खुदा ना खास्ता आग लग गई है, या आपका कोई ट्रक था, कोई सामान आपका इंपोर्ट आपने करवाया था, वो आ रहा था, वहाँ पे वो पकड़ा गया है, या कुछ इस तरह की कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, हादसा जिसको आप कहोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जनरल रिस्क कैटेगरी, इसको हम ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। वेट अ मिनट, यहीं पे इसको डिस्कस करना पड़ेगा। जनरल रिस्क कैटेगरीज हैं, रिस्क की कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं रिस्क की, वो हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस ऑफ अक्रंस, कि देखो आप रिस्क कैसे ले रहे होते हो। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास 50,000 है तो आप 40 का मोबाइल ले लोगे, 10 का लैपटॉप ले लोगे, या 10 का लैपटॉप ले लो, 40 का मोबाइल ले लो। तो ये सारा आपके पास क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। आपके पास एक रेशो बन जाती है कि इस रेशो को हमने यहाँ रखना है, इस रेशो को यहाँ पे रखना है। आपने अक्सर मैचेस देखे होंगे, या आपने बल्कि स्टैट्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आपने उसमें भी देखा होगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होते किसी चीज़ की कितने % चांसेस हैं। एक लूडो का दाना है, उसको हम रोल करते हैं तो हम देखते हैं कि किसके % चांसेस है कि 6 आए, तो वो क्या होगा 6/1 रेशोज़ की आती है। ये सिर्फ 1% चांसेस हैं, क्योंकि 6 की जो एक डाइस आपके पास लूडो का दाना है, उसकी 6 साइड्स हैं, तो हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी की आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो कि आपके पास डिवाइड हुई होती है। प्रोबेबिलिटी का आपके पास बना होता है, प्रॉपर पे ऑफ मैट्रिसेस होता है आपके पास। एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपको इतना फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है निकालने का। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टैट्स में की होंगी, या थोड़ा सा मतलब स्टैट्स भी आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको हम CVB कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव रिस्क करते हैं, जबकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क कर रहे होते हैं। रिस्क का एटीट्यूड क्या होता है हमारे पास, रिस्क जो होता है अवेयन होती है, न्यूट्रलिटी होती है, रिस्क लविंग होती है। अब बेटा रिस्क देखो, एक रिस्क अवेयन है कि आपने रिस्क लेना है लेना, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रिस्क न्यूट्रलिटी में ये है कि आप न्यूट्रल हो कि आप रिस्क लो या ना लो। एक है रिस्क लविंग या रिस्क टेकिंग, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपको एक काम का जुनून है हद से ज़्यादा, कि आप ये काम करना ही चाहते हो, आपको शौक़ है कि लेट्स को आपने बिज़नेस करना ही करना है, ठीक है। आपको कोई मना भी करता है कि ये बिज़नेस नहीं अच्छा, या इसमें आपका नुकसान है, तो बात यह है कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको पसंद करते हो, आपको उसका लग रहा है, तो आप उस चीज़ को करोगे, अडॉप्ट करोगे, लाजमी करोगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसा रिस्क है जो आप अपनी खुशी से, रज़ामंदी से लेते हो।
यूटिलिटी थ्योरी है। यूटिलिटी थ्योरी मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो रिस्क एनालिसिस भी यही है कि आपको अगर किसी काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप उसमें रिस्क ले लेते हो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड आपको यही कह रहा होता है कि ये काम बेहतर है। रिस्क प्रीमियम है और गेम थ्योरी, मैक्सिमम डिसीजन रूल और मिनिमम टारगेट। इसमें ना गेम थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा जी, ये हराट की जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं हम, वो है चैप्टर नंबर 17 है। रिस्क क्या है? रिस्क जो है 4 वर्ड हमारे पास लेटर वर्ड है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम लोग करें या ना करें। डिसीजन मेकर समटाइम नो विद सर्टेनिटी आउटकम्स एसोसिएटेड विद ईज पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो सिंपली ये बात है कि आप जो एक डिसीजन मेकर होता है, जब वो डिसाइड कर रहा होता है तो वो सारे एस्पेक्ट्स देख रहा होता है कि उसको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, अब उसकी क्या सूरत हाल मार्केट में प्रिवेल कर रही है। एक मोटिवेशन के तौर पे हम यहाँ पे एग्जांपल इसकी कंटिन्यू करते हैं। फर्म है, उसके पास $1,00,000 कैश है, ठीक है। उसने एक डिसीजन बनाना है, एक डिसीजन उसने कहा इन्वेस्ट करूँ मैं 30 डेज़ के लिए, ठीक है, मुझे 6% इंटरेस्ट मिलता है, या मुझे प्री पे मैं इसको कर लूँ, मैं बैंक में सबमिट करवा दूँ, मुझे 10% बैंक से जो है लोन लेना है, ठीक है। अब इसमें 2 चॉइसेस है उसके पास, ये दोनों कंडीशन है उसके पास डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब उसके पास क्या आपके पास चॉइसेस हैं? चूज़ वन उसकी ये है कि अगर वो 30 डेज़ के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसको $493 बेनिफिट है, और अगर वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करता है बैंक वाला तो उसको $822 जो है इंटरेस्ट जो है मिल रहा है। अब 2 ऑप्शन उसके सामने आ गई हैं, उसने ऑप्शंस कौन सी चूज़ करनी है, तो इसमें सिंपल आपको जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा वो वही चूज़ करेगा। रिस्क की हम बात कर चुके हैं, क्या है रिस्क में ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, मंजूरियल डिसीजंस के क्या क्या हो सकता है। अनसर्टेनिटी में क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, इसमें भी विद देयर प्रोबेबिलिटीज़ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये है कि इसमें कम्प्लीटली नोन हम नहीं होते, अनसर्टेनिटी में हमें कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन होती है। कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन किस बारे में, ये नहीं कि हादसा वगैरह हो जाएगा। अनसर्टेनिटी कि जैसे आपको आप श्योर हो कि आपका ये काम चलेगा लेकिन वो आपका बाई चांस मिसहैप होता है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नाम से क्लियर है कि बिज़नेस में जो रिस्क है आपके पास वो आपका बिज़नेस रिस्क है। आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, अनप्रडिक्टेबल वेरिएशन है आपके पास, आपको नहीं पता कि आपका बिज़नेस जो है लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, तो देयरफॉर इट इज़ नोन एज बिज़नेस रिस्क। मार्केट रिस्क में आपके पास मनी इन्वॉल्व हो जाती है, जस्ट लाइक आपके पास स्टॉक एक्सचेंज में आप किसी चीज़ के शेयर्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पास सारा मार्केट रिस्क है। इसके अलावा अगर मार्केट में आप कोई चीज़ अपनी बेच रहे हो तो आज आपने वो बेची है 10 की, तो नेक्स्ट डे उसका रेट हाई हो जाता है 12 हो जाता है, तो मतलब आपने तो रिस्क लिया ना, या वो चीज़ का रेट कम जा रहा था मार्केट में, आपने कहा कि ये ना हो कि आने वाले वक्त में मज़ीद कम हो जाए तो मैं इसको भी सेल आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर आप ये भी रिस्क ले रहे हो कि आप अपनी चीज़ को लॉस में दे रहे हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपके पास जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज़ जनरल राइज इन द वैल्यूज़। इन्फ्लेशन रिस्क आपके पास बेसिकली वो रिस्क जो मार्केट में प्राइसेस हाई होने की वजह से आपके पास होता है। डेफिनेटली जब मार्केट में प्राइसेस हाई हो जाएंगी तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जब मार्केट में प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो वो डिमांड लोग कम करती हैं, क्योंकि लोगों के पास इकोनॉमी में जब प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो आपके गुड की वो वर्थ नहीं रहती। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ये भी अनदर टाइप ऑफ मार्केट रिस्क है, ठीक है। ये इफेक्ट करती है आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट को। जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा आप लोग कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप बैंक से लोन लेने चाहते हो, बैंक आपको कहता है कि जी 10% आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यू वर एग्री एट दैट टाइम, बट आफ्टर सम टाइम इंटरेस्ट विल इंक्रीज़, तो फिर आप क्या करोगे? वो आपने रिस्क ही लिया होगा ना उस टाइम पे, और इंटरेस्ट तो कभी भी इंक्रीज़ हो सकता है। बैंक ने आपको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि आपका टैक्स इंक्रीज़ होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। आपको जस्ट एक नेक्स्ट जब आप जाओगे आपको पता लगेगा कि टैक्स इंक्रीज़ हो गया। अक्सर सम टाइम हम लोग जाते हैं एडमिशन्स के लिए तो हमें पता लगता है कि यार लास्ट ईयर इतनी फ़ीस थी, इस साल इतनी फ़ीस हो गई है। तो रिस्क ये है कि हम लोगों ने लास्ट ईयर एडमिशन नहीं लिया या हमारे पास थे नहीं। तो मैं कहती हूँ लाइफ ही एक रिस्क है, आप हर स्टेप पे रिस्क ले रहे होते हो अपनी लाइफ पे, किसी पर्सनल डिसीजन में और एट द एवरी मोमेंट।
क्रेडिट रिस्क ये वो रिस्क है जो पार्टी जब फेल हो जाती है तो उसको ये अबाइड करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है हर हाल में, ठीक है। अब मानना कैसे पड़ता है, आपने किसी से उधार लिया हुआ था, ठीक है, उसने कहा आप मुझे उधार वापस कर दो, और वो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपके ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशन लगाता है। लिक्विडिटी रिस्क होता है, लिक्विडिटी मनी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वो मनी होती है जो कि किसी भी टाइम जो है कैश में कन्वर्ट हो सके। तो लिक्विडिटी रिस्क में भी आपके पास यही है कि आपके पास जो एसेट्स हैं आपके पास, आप सेल आउट करने जाते हो तो वो उस प्राइस पे नहीं बिक पाते अगर, ठीक है, तो वो आपका है कि रिस्क है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप मार्केट में सेल आउट करना चाहते हो और वो आपके पास उस वक्त उसका रेट नहीं लग रहा होता, लेकिन आप उसका रिस्क ले लेते हो कि ठीक है मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। सॉरी, आप ख़रीदने जा रहे हो कोई चीज़, आप ख़रीदने जा रहे हो इस पर्पज़ के साथ कि आपने इस चीज़ को आगे बेचना है। कि बिज़नेसमैन है ना, बिज़नेसमैन हमेशा चीज़ें खरीदता है इसलिए कि ताकि वो आगे बेच सके। वो उस चीज़ का रिस्क ले लेता है, वो कहता है कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में इस चीज़ की प्राइस हाई हो जाएगी, मैं बहुत प्रॉफिट अर्न करूँगा। लेकिन उसको हालांकि नज़र अभी रिस्क ले रहा है ना, क्योंकि इकॉनमी की कंडीशन ऐसी है कि वो चीज़ फ़िलहाल अभी बहुत डंप हुई हुई है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं कर रही, लेकिन वो रिस्क ले रहा है। तो ये है लिक्विडिटी रिस्क के एट द स्पॉट वो रिस्क ले रहा है, और एट द फ्यूचर जब उसको वो कैश की ज़रूरत है उस चीज़ को बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो उसका वो रेट नहीं लग रहा। और समटाइम ऐसा होता है कि चीज़ जिस रेट पे खरीदी होती है उस रेट पे नहीं भी बिक पाती। तो बिज़नेसमैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कोई भी रिस्क लेने से पहले अपने रिस्क को वैल्यूएट कर ले। डेरिवेटिव रिस्क, the chance that violate financial derivatives such as commodity futures and index options could create losses by increasing rather than decreasing price volatility। डेरिवेटिव रिस्क है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो आपका करा होता है। इसके अलावा आपके पास है रिस्क करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क ये है कि डोमेस्टिक करेंसी और आपकी फॉरेन करेंसी का जो रिस्क आता है डिफरेंस होता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास $1 था बाहर की कंट्री का, ठीक है, तो हम लोग अपनी कंट्री में ले आए, ठीक है, तो वो आज कितने का बिक रहा है, लेट्स सपोज डॉलर की वैल्यू अगर नीचे आ जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो ये जो करेंसी का आपस में डिफरेंस आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ये भी आपके पास होता है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा आपके पास 0 to 1 लाई करती है। प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम होती है ना ही 1 से ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप फ्रिक्वेंसी का वर्ड यूज़ करते हो। फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या है, किसी चीज़ के नंबर बता रही होती है कि इस चीज़ के कितने % चांसेस हैं आने के, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस। बेटा आप लोगों ने एक घड़ी की एग्जांपल देखी होगी। घड़ी जो आप में मोबाइल फ़ोन पे आपका जो टाइम आ रहा है, क्लॉक है ना इसमें भी, तो ये डिस्क्रीट है आपके पास। लेकिन कंटिन्यूस आपके पास कौन सी है, कंटिन्यूस जस्ट लाइक आपके जो घरों में घड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। इसी तरह डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। डिस्क्रीट में आपके पास प्रॉपर एक चीज़ की वैल्यू आपको दी जाती है, ठीक है, जो इवेंट आपके पास हो रहा होता है उसमें स्टेट ऑफ नेचर आपको डिस्क्रीट होती है। उसमें क्या है, रिसेशन है, नॉर्मल है, बूम है, आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपको पता लग रहा है उनकी क्या है, ठीक है। जबकि आपके पास जो कंटिन्यूस है उसमें आपके पास प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है, कभी अप और कभी डाउन है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं पे ऑफ मैट्रिक्स की, कि हम लोग 2 प्रोजेक्ट्स लेंगे फिर देखेंगे कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। पे ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बना हुआ है स्टेट ऑफ इकोनॉमी की 4 स्टेट्स होती हैं, यहाँ पे 3 ली हुई हैं, रिसेशन, नॉर्मल, बूम है। प्रोजेक्ट ए की वैल्यू, प्रोजेक्ट बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी गिवन है कि हमारे पास इतने % चांसेस हैं कि यही प्रोजेक्ट की आउटकम आए। प्रोजेक्ट ए जो है मोर डिज़ायरेबल है इन रिसेशन के। देखो इन रिसेशन के टाइम में अगर हम बात करें, ठीक है, तो रिसेशन में हमारे पास जो है प्रोजेक्ट ए को प्रेफरेबल किया जा रहा है, जबकि प्रोजेक्ट बी जो है ज़्यादा डिज़ायरेबल है बूम में, मतलब इक्वल आ गए नीचे बनी नॉर्मल कंडीशन। जो नॉर्मल इकॉनमी है द प्रोजेक्ट ऑफर द सेम प्रॉफिट पोटेंशियल, ठीक है। अब डिसीजन टू मेक, अब हमें डिसीजन मेक करना है कि विच वन प्रोजेक्ट इज़ एफिशिएंट फॉर अस। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अपने सारे पे ऑफ्स को देखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू का ये फॉर्मूला गिवन है, आप वो राइट डाउन करोगे, उससे आपको पता लग जाएगा। एक्स यहाँ पे शो कर रहा है आपके पास,
पे शो कर रहा है आपके पास आउटपुट्स को कि आपके पास कितने इवेंट्स होने हैं, और नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी कि कितने % चांसेस हैं इस इवेंट को होने के। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, समेशन यहाँ पे शो कर रहा है आपके पास ओवरऑल, ठीक है। एन आपके पास नंबर को शो कर रहा है कि कितने नंबर्स आपके पास होंगे, तो आपके पास एक कंडीशन लाई कर देगी। देन आप उस दोनों प्रोजेक्ट्स को ग्राफिकली प्लॉट करोगे। ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद भी आपको एस्टिमेट लग जाएगा कि आपकी कंडीशन जो है कहाँ लाई कर रही है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का यहाँ पे मेथड है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर एक चीज़ के ऊपर स्क्वायर रूट हो, ठीक है, तो वो आपके पास वेरिएंस है। और अगर आप स्क्वायर रूट हो तो हाँ जी, अगर अंडर रूट और उसके ऊपर डाल दो आप स्क्वायर रूट की वैल्यू के ऊपर, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। सिंपल स्टैटिस्टिक का मेथड है। ये सारी उस प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन है। नेक्स्ट आपके पास आ गया रिस्क मेजरमेंट। रिस्क मेजरमेंट हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और इन द हेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिस्क, रिलेटिव रिस्क दो तरह के आते हैं। एब्सोल्यूट जो होता है किसी के साथ हमें कंपैरिजन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें पता होता है कि ओवरऑल डिस्पर्शन हमारे पास जो है कितनी पॉसिबल है। ये मेजरमेंट जो है इसकी अंडर द हेड ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। स्मॉल वेरिएंस हमारे पास होता है, स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जबकि रिलेटिव रिस्क में क्या होता है, हम लोग आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं 2 या 3 चीज़ों का, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, सीवी कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब मीन की जगह यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उस बिज़नेस से, कि वो बिज़नेस आपको कितनी अमाउंट दे सकता है। और जो अभी हम लोग एग्जाम्पल कंटिन्यू की हुई थी उसी की अगर वैल्यू हम प्रोजेक्ट करें, यहाँ पे अज्यूम करें, तो ये देखो प्रोजेक्ट ए की वैल्यू अज्यूम की, प्रोजेक्ट 2 की वैल्यू अज्यूम की, साथ में हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक प्रोजेक्ट में हमें ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि इतना हमें लग रहा है प्रॉफिट हो जाएगा और इतनी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, दूसरे में ये दोनों चीज़ें गिवन है। हम दोनों को डिवाइड करेंगे। अब दोनों को डिवाइड करके हम लोगों ने रिलेटिव का वर्ड है, रिलेटिव क्या होता है, कंपैरिजन। हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो पॉसिबल रिटर्न जो होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, हम उसको प्रेफर कर लेंगे। ये मैं स्टार्ट में भी बता चुकी हूँ आपको। रिस्क अवेयन क्या होता है, रिस्क अवेयन होता है कि आप मिनिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं अपने रिस्क को, ठीक है। रिस्क न्यूट्रलिटी में ये होता है कि आपका फोकस होता है कि आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाए। और रिस्क सीकिंग में या रिस्क टेकिंग में आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं रिस्क को, क्योंकि वो रिस्क लेना चाह रहे होते हैं, वो चीज़ उनको पसंदीदा होती है। सिनेरियो हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम लोग जब भी डिसीजन करते हैं तो वो 2 चीज़ों के दरमियान किया जाता है। कभी भी 4 से 5 ऑप्शन नहीं होते आपके पास कंपैरिजन के लिए। जब भी एक ऑनर जो होता है किसी चीज़ की डिसीजन कर रहा होता है तो उसके पास कभी भी वो 4 या 5 चीज़ों की वैल्यूएशन नहीं करता। बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों की वैल्यूएशन करे। मैक्सिमम जो है 2 या 3 चीज़ों की वैल्यूएशन की जा रही होती है, ठीक है। अगर जैसे कि मार्केट में जाए हमें 10 सूट तो हम लोगों ने सामने नहीं रखे होते ना कि इसमें से हमें कौन सा लेना है। हमें जो 2 खास लग रहे होते हैं हम उनमें से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये वही बताया कि रिस्क अवर्स बिहेवियर क्या होता है हमारे पास, कि डिसीजन मेकर टेक्स शॉर्ट थिंग्स, मतलब जो उसके पास शॉर्ट थिंग्स होती हैं, बिल्कुल जो उसको नज़र आ रही होती हैं कि ठीक है जैसे कि 2 सूट सिर्फ मुझे पसंद आए, ठीक है। रिस्क न्यूट्रल बिहेवियर में भी क्या है, 2 चीज़ें उसके पास हैं। रिस्क लविंग में क्या है कि उसने एक ही चीज़ पर रिस्क लिया हुआ है प्रॉपर। यूटिलिटी थ्योरी सिंपल आपके पास कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हो, आप चीज़ से ज़्यादा गेन करना चाह रहे हो, ठीक है। ये इसके अलावा हम रिस्क एटीट्यूड इसको स्किप करेंगे। ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर लूँगी, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसकी पूरी वैल्यूएशन है। और नेक्स्ट गेम थ्योरी, दैट वन इज़ इम्पॉर्टेंट। गेम थ्योरी डेट्स बैक टू 1940 बाय जॉन वॉन नॉम, मैथमेटिशियन था, ठीक है। और एक हमारे पास इकोनॉमिस्ट था ऑस्कर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एक गेम थ्योरी के नाम से एक एनालिसिस बनाया जिसमें हमें पता लगा कि जी क्या काम हमें करना है, कौन सा डिसीजन हमें लेना है, व्हाट विल बी बेटर इन फ्यूचर। गेम थ्योरी इज़ अ यूजफुल डिसीजन फ्रेमवर्क एप्लॉयड टू मेक चूज इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अंडर एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, ठीक है। यूज़ ऑफ मैक्सिमम डिसीजन रूल, यूज़ ऑफ मिनीमैक्स
रिगार्ड डिसीजन रूल। अपॉर्चुनिटी लॉस है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम डिसीजन जब भी हम लोगों ने करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव अपना ऑप्शन देख रहे होते हैं कि क्या अगर हम इस चीज़ को छोड़ेंगे तो इस चीज़ के बदले में हमें कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, क्या हम कुछ गेट कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट सिमिलर यही है कि अगर जब हमने कुछ हासिल करना है तो उसके बदले में हमें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। कभी भी हमें कोई चीज़ बगैर कुछ छोड़े नहीं मिलती है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो मैं इस टाइम सीरियसली अगर बहुत फेडअप हूँ क्योंकि इसको रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो ये कि अब मैं इसका सेक्रीफाइस कर रही हूँ। मैं सेक्रीफाइस किस कर रही हूँ, नींद का। अगर आप लोग यही लेक्चर रात के 11 बजे या 12 बजे सुन रहे हो तो आप भी अपनी नींद का सेक्रीफाइस कर रहे हो इस लेक्चर के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये सारे हर्डल्स आते हैं, आपके पास हमेशा एक चीज़ को गेन करने के लिए आपको दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है। मिनिमैक्स रिगार्ड डिसीजन रूल, ठीक है। मिनिमैक्स डिसीजन रूल में हम बात करेंगे कि जो आपके पास डिसीजन रूल हैं, ठीक है, ये वर्स्ट पॉसिबल आउटकम होता है कि आपके पास एक तो आपके पास एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ना कि लॉस होगा, और एक आपके पास ऐसा लॉस होता है बिज़नेस में जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, जिसका आप रिस्क लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं आपको स्लाइड शेयर करूँगी, आप सारा खुद पढ़ेंगे। मिनिमैक्स रिगार्ड डिसीजन रूल में ये है। नेक्स्ट एक एग्जांपल भी गिवन है आपके पास इसकी, और ओके डन। आज का लेक्चर हमारा यही था। आई होप कोई इशू नहीं होगा, अगर इशू होगा भी यू में डिस्कस विद मी। अल्लाह हाफिज़।